Hello students, how are you? Welcome you again in chemistry class, and our today's topic is discovery of anode rays and discovery of proton. इनके बारे में आज हम हमारे इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था, इलेक्ट्रॉन का मास कितना था। इस वीडियो में हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन हम ये चीजें पढ़ेंगे एनोड रेज के लिए और प्रोटॉन के लिए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड प्रोटॉन। अब देखो, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको वापस से फ्लैशबैक में लेकर के जाता हूं। आपने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई और ये पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और हमें पता है कि कोई भी एटम जो होता है, ठीक है, कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है। और अगर हमने ये फाइंड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो सर्टेनली देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन इट। इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। तो अब ये जो साइंटिस्ट थे, इनका आगे ये था कि इनको ये पता लगाना था कि अब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इसका मास कितना होता है और इस पर चार्ज कितना होता है। इसको फाइंड करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए, और इनमें से एक एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया। गोल्डस्टीन 1886 में इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने वापस से एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा इसने चेंज किया। जो हमने पहले डिस्चार्ज ट्यूब देखी थी उससे थोड़ी ये डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है आप देखिए इसमें, कि इसमें हमने कैथोड और एनोड पहले वाले की तरह ही लिया है, लेकिन इस बार जो हमने कैथोड लिया है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब विद होल्स, इसके अंदर होल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, इस तरह से। यानी ये जो हमारे पास में कैथोड है, इसको मैं यूं भी देख सकता हूं, और जब इसका हम सेक्शन लेते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो वो इस तरह से परफोरेटेड फॉर्म में आपको दिखाई देता है। ओके, अब देखिए इसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि यहां कुछ गैस को लिया, ठीक है, कैथोड और एनोड के बीच में एक गैस को लिया, सपोज हाइड्रोजन गैस को लिया, और हाइड्रोजन गैस को लेने के बाद में इसने यहां पर हाई वोल्टेज सोर्स को लगा दिया, और फिर जब इसमें करंट पास किया या हाई वोल्टेज करंट पास किया तो कुछ ऑब्जर्वेशन देखे गए, और इस ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि इस बार ध्यान रखना, इस बार इस कैथोड के पीछे की तरफ, इस कैथोड के पीछे की तरफ एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। यहां पर जिंक सल्फाइड का लेयर बना रखा था। ये जो हमें दिख रहा है दिस पार्ट, यह जिंक सल्फाइड की लेयर थी। अब नेचुरल है, कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि अगर यहां ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेज विच आर स्ट्राइकिंग टू इट। ये उसकी वजह से हो रहा है, उन रेज की वजह से हो रहा है जो इससे टकरा रही है। तो नेचुरल है, यहाँ ग्लो प्रोड्यूस होना मतलब यहां से जो रेज आ रही हैं वो यहां टकरा रही है। तो यानी आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये रेज जो है ये कहां से प्रोड्यूस हो रही है, एनोड से, और एनोड से प्रोड्यूस होकर के आगे जाकर के इन परफोरेटेड या इन होल्स में से पास होते हुए यहां आगे जाकर के स्ट्राइक कर रही है और यहां ग्लो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये एनोड से प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इन रेज का नाम उस समय क्या रख दिया गया, एनोड रेज रख दिया गया, कि एनोड की तरफ से प्रोड्यूस होने वाली रेज, ठीक है। फिर जब इस एक्सपेरिमेंट को और माइन्यूटली स्टडी किया गया, इसको और अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया गया, तो कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आए। और वो सरप्राइजिंग फैक्ट क्या थे, ये पता चला कि एक्चुअली में जिसे हम ये मान रहे थे कि जो एनोड की तरफ से रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, वो एक्चुअली एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनना। वो एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। फिर ये प्रोड्यूस कहां से हो रही थी, फिर ये प्रोड्यूस कहां से और कैसे हो रही थी, ये चीज समझने वाली है। एक्चुअली हुआ क्या कि हमने यहां कोई पर्टिकुलर गैस ली, जैसे मैंने कहा कि यहां हमने हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, और जैसे ही हमने इसमें हाई वोल्टेज करंट पास किया, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम हाई वोल्टेज करंट डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस करते हैं तो कैथोड की तरफ से कैथोड रेज जनरेट होती हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही होगा कि जो कैथोड हमारे पास में है, यहां से कैथोड रेज जनरेट होंगी, एंड दीज कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये कहां से कहां मूव करती हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। अब जब ये कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी, ठीक है, समझना मेरी बात को, कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी, तो आपको क्या लगता है रास्ते में कुछ नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो हमने यहाँ गैस ली है तो वो गैस के पार्टिकल इसके रास्ते में है, और ये रेज उन गैस के पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगी, उनसे जाकर के टकराएंगी। रिजल्टेंट क्या होगा? एज अ रिजल्ट
वहां पर ये जो गैस है दे विल गेट आयोनाइज्ड, ये गैस आयोनाइज हो जाएगी और जब ये कैथोड रेज स्ट्राइक कर रही हैं तो वो क्या करेंगी, उनमें से इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगी और इन गैस के पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देंगी। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो गैस के पार्टिकल हैं दे विल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये गैस के पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो किस तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ ही जाएंगे। अब बात आती है उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का क्या होगा। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्टेड बाय कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज। तो वो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो कहां अट्रैक्ट होंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन यहां पर देखो हम देख रहे हैं कि जो एनोड का कैथोड का कुछ पार्ट है वो तो उसे रोक लेगा, लेकिन बीच में जो यहां पर परफोरेटेड फॉर्म में है, ये जो बीच में होल्स बने हुए हैं, यहां से तो कुछ जो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना, तो जब वो आगे की तरफ मूव करेंगे यहां से और यहां आकर के आगे स्ट्राइक करेंगे इस जिंक सल्फाइड के ऊपर, तो यहां ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो अब हमारे समझ में आया कि एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां से जनरेट हुए, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां से जनरेट हुए, कैथोड और एनोड के बीच में जो गैस फिल की हुई है उस गैस से प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है ना, एनोड से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहां लिखा भी है कि एनोड रेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड। ठीक है, ध्यान रखना है, फ्रॉम एनोड बट फ्रॉम द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस है वहां से जनरेट होती है। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि ये जो एनोड रेज है ये कहां से जनरेट होती है, एनोड से, कैथोड से, या बीच में जो गैस फिल की हुई है वहां से। ठीक है, या इनमें से किसी में से भी नहीं। तो हमें पता है कहां से जनरेट होती है, कैथोड और एनोड के बीच में जो गैस फिल की हुई है वहां से जनरेट होती है। आगे चला जाए तो अब इसके बाद में हमें यह पता चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाली एक रेज जो है वो एनोड कैथोड के बीच में जो गैस फिल की हुई है वहां से जनरेट हो रही है। अब इसके बाद क्या था, अब ये पता करना था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स वाली जो रेज है एक्चुअली में इसके ऊपर इसका मास कितना है, इसका बिहेवियर कैसा है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो हमने आपको ध्यान होगा कैथोड के लिए कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, कैथोड की प्रॉपर्टीज को फाइंड करने के लिए, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए सिमिलर वही प्रॉपर्टीज हम यहां पर भी स्टडी करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया इन एनोड रेज के साथ में, जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, तो ये पता लगा कि एक्चुअली ये जो एनोड रेज होती हैं ये क्या होती हैं कि एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं। दूसरा ये पता चला कि अगर इसके बीच में एक व्हील रख दिया जाए और इन रेज को आगे भेजा जाए तो वो व्हील जो है वो मूव करने लगता है, और मूव करता है तो इसका मतलब क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ मेटीरियल। ठीक है, ये मेटीरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। फिर उसके बाद तीसरा, अगर इसके रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसकी इमेज जस्ट पीछे बनती है, जो क्या प्रूव करता है, ये लाइन ये जो रेज है ये क्या करती है, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं। ठीक है ना, ये इनकी प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अलावा इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, इसको देखा कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में बता ही दिया अपन ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो अब देखो इसके लिए एक डेफिनेशन आ जाती है कि अब अगर हम प्रोटॉन को डिफाइन करना चाहें कि प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटीरियल पार्टिकल विच हैव सम मास एंड पॉजिटिव चार्ज। These positive charge particles are called proton. इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। खास करके हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के सेंस में इसको अच्छी तरह डिफाइन किया जा सकता है। एक बार समझना इसे। देखिए हाइड्रोजन जो है हमें पता है इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर मैं हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को मूव कर देता हूं तो H+ बनता है। अब मुझे बताओ H+ में क्या है, ओनली 1 प्रोटॉन। ठीक है, विच इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका मतलब एक प्रोटॉन ही तो हाइड्रोजन है, H+ आयन है, या H+ आयन ही तो प्रोटॉन है, H+ आयन ही तो क्या है, प्रोटॉन है।
अच्छा, इसके बाद देखो, अगर हम डिफरेंट गैसेस लेते हैं, अलग अलग गैस लेते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखना हमारे पास जो उस पे चार्ज आएगा, उन पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज आएगा वो प्रोटॉन के चार्ज के मल्टीपल में आएगा। ठीक है ना, प्रोटॉन के चार्ज के मल्टीपल में आएगा। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, ध्यान रखना, वो चार्ज, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। बस फर्क किसका है? साइन का है, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, बट दोनों का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना, ये इनमें चार्ज होता है जो मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है ना, कि द एनोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये भी ध्यान रखना, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि मिलिकन ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड करने के लिए, इसी तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए इन प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज फाइंड करने के लिए। उसके बाद एक E/m हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, थॉमसन का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने E/m की वैल्यू फाइंड की थी इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर वही चीज हम प्रोटॉन के लिए फाइंड करते हैं, E/m की वैल्यू प्रोटॉन के लिए फाइंड करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो थोड़ी डिफरेंट आती है। ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट वही रहेगा, बट जो वैल्यू है इट विल बी 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलाम पर ग्राम। ये प्रोटॉन के लिए E/m की वैल्यू है। और आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमारे पास E की वैल्यू है और E/m की वैल्यू है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास उसके मास की वैल्यू आ जाती है। तो सिमिलरली जैसे हमने प्रोटॉन के लिए E फाइंड किया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और E/m फाइंड किया 9.58 इंटू 10⁻⁴, और इन दोनों को जब डिवाइड किया तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो है 1.67 इंटू 10⁻24, एंड दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन का मास है। और एक और बहुत बढ़िया बात देखो, ये प्रोटॉन का मास तो है ही है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि प्रोटॉन ही, मैंने कहा था, H+ आयन होता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मास में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन मास के लगभग इक्वल होता है। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन का मास कितना है, तो आप प्रोटॉन का मास लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन ही होता है। ठीक है ना, और H+ तो एक्यूरेट उसी के इक्वल होता है। अगर हमारे पास H+ आयन है तो उसका मास एक्यूरेट उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई है कि किस तरह से एनोड रेस जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, उनकी डिस्कवरी की गई। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखो आपको ध्यान होगा, हमने E/m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए भी फाइंड की थी और E/m की वैल्यू हम प्रोटॉन के लिए भी फाइंड कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखें कि जो E/m की वैल्यू जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एक यूनिवर्सल पार्टिकल है, इसकी वैल्यू आप कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट करें तो वहां पर E/m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है। तो किसी भी गैस के लिए E/m की वैल्यू सेम आएगी, वही आएगी, चेंज नहीं होगी। या कोई भी सब्सटेंस अपन ले रहे हैं, जैसे कोई, क्योंकि एक्चुअली E/m तो कैथोड से प्रोड्यूस होता है, मतलब कैथोड से जो निकलने वाली रेज है वो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली में, और उनका इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो देखते हैं हम, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कैथोड की फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस ले लें। ठीक है, लेकिन E/m की वैल्यू अगर मैं प्रोटॉन के लिए फाइंड करता हूं तो वो सेम नहीं आती है, क्योंकि ये वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? ये कैथोड और एनोड के बीच में जो गैस फिल की हुई है उस पर डिपेंड कर रही है। और हमें पता है कि सभी गैस का मास सेम नहीं होता है। ठीक है, सभी गैस का मास सेम नहीं होता है। चार्ज हो सकता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेम है, बट उनका जो मास है वो डिफरेंट है। अब क्योंकि मास डिफरेंट है, m डिफरेंट है, तो नेचुरल है कि E/m का रेशियो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, आप ये देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसके लिए E/m की वैल्यू ग्रेटर आएगी? सोचो और बताओ। वैसे तो वीडियो चल रहा है, कैसे बताएंगे, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि हम जब इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ज्यादा वेट किसका होता है? प्रोटॉन इज अ हैवी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ लाइटेस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड कर रहा हूं चार्ज में, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? बड़ी आएगी, क्योंकि m की वैल्यू छोटी है इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन वही अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है, भाई चार्ज तो वही है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन मास तो इसका ज्यादा है, और मास ज्यादा है तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी? लेस आएगी।
ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रोटॉन के लिए ये तो है प्रोटॉन के लिए और ये है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन के लिए E अपॉन एम की वैल्यू जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ E अपॉन एम फॉर प्रोटॉन। और ये जो मैंने बताया है आपको, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। कंपटीशन एग्जाम में, नीट में, IIT में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो ये टॉपिक क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसकी, क्या बच गया बताओ। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में हमने इलेक्ट्रॉन देख लिया, हमने प्रोटॉन देख लिया, तो बचा क्या, न्यूट्रॉन, जो कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो उसकी डिस्कवरी कैसे की गई, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का जो क्रेडिट दिया जाता है वो चैडविक को दिया जाता है। इसने एक्सपेरिमेंट किया था 1932 में, ठीक है, जिसमें इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। लेकिन इस चीज को समझने से पहले एक बात और समझे कि देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, उसके बाद प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। ये भी एक सीक्वेंस में है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल थे तो उन्हें लगा कि पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल डिस्कवर कर लिया तो उतना ही चार्ज वाला पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा जो प्रोटॉन की फॉर्म में डिस्कवर कर लिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम तक आगे एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए, ऐसा लगा, मतलब इससे रिलेटेड आगे इनको ऐसा लगा कि हो सकता है और पार्टिकल नहीं होंगे, क्योंकि हमने एटम जो न्यूट्रल होता है उसके दोनों चार्ज हमने फाइंड कर लिए। लेकिन जब चैडविक एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उस समय कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आए। देखिए वो क्या था, उन्होंने देखा जब कुछ अल्फा पार्टिकल्स, ध्यान रखना अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, हीलियम को कहते हैं हम, हीलियम डाई पॉजिटिव पार्टिकल्स आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स, और जिनका मास जो है 4 यूनिट होता है और +2 चार्ज है इन पर। इनको बॉम्बार्डिंग कराया गया किस पे, कुछ लाइट एटम्स के ऊपर, जैसे बेरिलियम के ऊपर इनकी बॉम्बार्डिंग कराई। और जब ये बॉम्बार्डिंग कराई तो यहां देखा गया कि कुछ दूसरे एटम्स बने जिनका मास इनके कंपैरिजन में ज्यादा था, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल भी बने जिन पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। उन बिना चार्ज वाले, उन न्यूट्रल एटम्स, सॉरी उन न्यूट्रल पार्टिकल्स जिन पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, और जिनका मास प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्स इक्वल था, उन्हें ही क्या क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। देखिए यहां समझते हैं इस चीज को। हीलियम की बॉम्बार्डिंग आपने बेरिलियम पे की, हीलियम पर जो मास है वो है 4 और बेरिलियम का है 9, 4 और 9 13 होते हैं, ठीक है। तो जो अब बनने वाला नया पार्टिकल है उसका मास 13 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कार्बन बना जिसका मास है 12, दैट मीन्स 1 यूनिट मास मिसिंग है यहाँ पर। अब वो मास कहां गया, ठीक है ना, ये सोचने वाली बात है, वो मास कहां गया। तो साथ में देखा गया कुछ ऐसे पार्टिकल भी प्रोड्यूस हुए जिन पर यूनिट मास था, ठीक है, यानी जो मास यहां पर कम हुआ वो मास उन पार्टिकल में चला गया जिनके ऊपर चार्ज नहीं था, और इन्हीं पार्टिकल को हमने क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा। सिमिलरली आप देखिए हीलियम या अल्फा पार्टिकल, हीलियम डाई पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग हमने बोरोन पर कराई। हीलियम पर 4 यूनिट मास है और बोरोन पर 11 है, 4 और 11 15 होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एटम बना वो है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास 14 है। वापस अगेन 1 यूनिट मास इज मिसिंग, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एक चार्जलेस पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया, ठीक है। अब एक चीज और समझने वाली है, न्यूट्रॉन का जो जब मास कैलकुलेट किया गया तो इसका मास जो था वो एक्यूरेटली इतना आया 1.67493 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, -27 किलोग्राम, किलोग्राम यूनिट है यहाँ पर, किलोग्राम, ठीक है। अब अगर हम इसे कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास 1.9 इंटू 10⁻31 था किलोग्राम में, जबकि प्रोटॉन का 1.67262 इंटू 10⁻⁻27, जबकि न्यूट्रॉन का ये है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। जो थर्ड यूनिट है, थर्ड डिजिट है आपके पास में, वो स्लाइटली चेंज हो रही है, 2 की जगह 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको अरेंज करूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, तो आप देख सकते हैं सबसे कम मास किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का, उससे ज्यादा मास किसका होना चाहिए, प्रोटॉन का, उससे भी ज्यादा मास किसका होना चाहिए, न्यूट्रॉन का। लेकिन ध्यान रखें न्यूट्रॉन का मास कंसीडर किया जाता है कि लगभग प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई मास की। एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में खास करके इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस ऑर्डर को ध्यान रखें।
दूसरा, इनका डिस्कवरी का ऑर्डर भी ध्यान रखें आप। सबसे पहले किसे डिस्कवर किया गया? इलेक्ट्रॉन को, फिर डिस्कवर किया गया प्रोटॉन को, और फिर डिस्कवर किया गया न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन को इन तीनों में सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया। इसके बाद भी ध्यान रखें, बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए जा चुके हैं। जैसा मैंने इस वीडियो के बिगनिंग में आपको बताया था, ऑलमोस्ट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, ठीक है, जिनकी स्टडीज हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है। जब आप हायर स्टडीज करेंगे तो वहां आप इनके बारे में पढ़ेंगे। पॉजिट्रॉन, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।